करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ लोगों का रहता है कि हमको इनऑर्गेनिक नहीं आती है, लेकिन इनऑर्गेनिक बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसमें आपके नीट एग्ज़ाम में वैसे तो 20 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब 15 चौको 60 नंबर का आपका इनऑर्गेनिक से आ जाएगा। आज अपन मन से पढ़ते हैं, ठीक है। जब तक पढ़ेंगे 7, 7:30, 7 तक तो चलेगा, है ना। बीच में 1 घंटे का गैप मिलेगा, 1 घंटे का 11th वालों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हम जो चैप्टर आज पढ़ा देंगे, उसके बाद क्लास के बाद जो बोलेंगे ना, घर जाके एनसीईआरटी पढ़ लेना है। अब मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगा कि एकदम जो बच्चा 0 से स्टार्ट करे ना, उसको भी समझ में आए। थोड़ा सा तुम लोग जो पढ़ लिए हो तो पहले तुम लोगों को लगेगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिर्फ आधे घंटे ऐसा लगेगा, आधे घंटे बाद नहीं लगेगा, ठीक है। तो तब तक रिवीजन हो जाएगा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा इसके पापा। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पापा के बारे में पता होना चाहिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पापा कौन है? वार्नर। गुड। इसके पापा कौन है? वार्नर। केमिस्ट्री के पापा कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री लैवोसियर, ठीक है। इसके हैं वार्नर। तो अभी हम वार्नर की बात करेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे अपन स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हमको दर्शन होता है एटम का। किसका दर्शन होता है सबसे पहले? एटम। तो थोड़ा सा 2 मिनट एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एटम क्या होता है? एटम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेके घूमता रहता है। क्लियर हुआ? एटम एक ऐसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो अपने अंदर सेंटर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन लेके ये घूमता रहता है। मतलब यदि एटम की आप बात करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा। तो एटम की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ फाइन पार्टिकल लाइक दैट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटम। समझ गया? अब मान लो हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये हमारी बॉडी के दो चीज़ को मेंटेन करते हैं। हमारी बॉडी नहीं, दुनिया में जो भी, यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, पेन, कागज़, हम, सांप, केला, रोटी, चावल, जितनी भी चीज़ें दुनिया में हैं, हर एक चीज़ में क्या है? एटम। विदाउट एटम हम दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। समझ गए? यहाँ तक कि क्रीम, साबुन, शैम्पू, सोप, जो भी ये सारी चीज़ें, मतलब समझ गए ना, एवरीथिंग, हर एक चीज़ क्या है? एटम। और हर एक चीज़ यदि एटम है तो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ मास होता है। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जिसका कुछ ना कुछ मास ना हो। हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ मास होता है। और यदि हर एक चीज़ का मास होता है और वो चीज़ एटम से मिलकर बनी है, मतलब ले दे के एटम का कुछ ना कुछ मास होता है। हर एक चीज़ का चार्ज भी होता है, कोई पॉजिटिव होती है, कोई नेगेटिव होती है, कोई न्यूट्रल होती है। हर एक चीज़ का चार्ज भी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज भी होता है। मतलब ये तीनों चीज़ें आपको मास और चार्ज दोनों का इंफॉर्मेशन देते हैं। किस किस का? मास का भी इंफॉर्मेशन देते हैं और चार्ज का इंफॉर्मेशन देते हैं। पता है आपको मास क्या होता है? क्या होता है मास? कौन चीज़ कितना भारी है। चार्ज का क्या होता है? किस में पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है, ये होता है चार्ज। यदि हम बात करें इनके मास और चार्ज का, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के मास और चार्ज, प्रोटॉन का मास और चार्ज, न्यूट्रॉन का मास और चार्ज। हम यहीं पे बात कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए, यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन का मास, आशी कितना होता है? माइनस किलोग्राम। चार्ज कितना होता है?
प्रोटॉन का मास कितना होता है? चार्ज कितना होता है? न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? चार्ज कितना होता है? 0। क्लियर? अब हम देखो यहाँ पे हमेशा एग्जाम में आपको कंफ्यूज करता है ये -27। क्लियर? ये आपको कंफ्यूज करता है सबसे ज़्यादा कि प्रोटॉन मतलब कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन किसका ज़्यादा मास होता है? तो किसका होता है? न्यूट्रॉन का। बहुत कम, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, बस बहुत कम ज़्यादा होता है, लेकिन किसका ज़्यादा होता है? न्यूट्रॉन का। तो इतनी सारी चीज़ें किसके अंदर रहती हैं? एटम के अंदर। अब यदि हम बात करें, एग्जाम्पल ले लें कि मान लो कोई कार्बन एटम है। क्या है? कार्बन एटम है। मान लो कोई कार्बन एटम है। आगे यदि हम बात करें, यदि कोई एटम है तो इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, अपने को वो डिस्कस करना है। क्लियर हुआ? तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई एटम है, तो इसमें क्या चीज़ें कितनी है, कौन सा एटम कहाँ है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। किसमें क्या होता है और कौन सा एटम कहाँ है, मैं वो भी डिस्कस करूँगा। तो पहले हम एटम का सिंबल बताते हैं। क्या बताते हैं? एटम का सिंबल। तो आइए, जैसे मान लीजिए कि कोई एटम है, इनमें से मान लीजिए कि कोई एटम बेटा X है। क्या है? X है। नीचे लिखा रहता है Z, ऊपर रहता है A। Z होता है एटॉमिक नंबर और ये होता है एटॉमिक मास। यदि हम एग्जाम्पल ले ले कार्बन, तो 6 और 12, 6 नंबर है और 12 मास है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? आओ, इसके बाद यदि हम बात करें एटम रहते कहाँ हैं, तो एटम रहते हैं पीरियोडिक टेबल में। कहाँ होते हैं एटम? पीरियोडिक टेबल के अंदर रहते हैं एटम। क्लियर हुआ? नेट कनेक्ट है क्या इसमें? आ जाओ, अपन अब देखेंगे क्या? पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलिए पीरियोडिक टेबल में यदि हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है टोटल एलिमेंट होते हैं 118। कितने एलिमेंट होते हैं टोटल? 118 एलिमेंट होते हैं। याद रखना, जो जो बोलूँगा हर एक क्वेश्चन होगा। अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना ये बीच में 1 घंटे, तो आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब ये नहीं बोलता है कि आप यदि 100 क्वेश्चन करोगे तो 60 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। समझ रहे हो? इतने ही सिखा सकता हूँ, साल भर का कोर्स 2 दिन में सीखना है तो। बाकी 40 क्वेश्चन आपको खुद करना है, मेरे से डाउट पूछना है। क्लियर हुआ? चलिए, तो यदि अपन बात करें इसी पे जब आप इधर आते हो पीरियोडिक टेबल में, तो ये होता है ग्रुप, जो कि पूरे टेबल में ग्रुप होते हैं 18। कितने होते हैं? 18। यदि आप नीचे आते हो तो ये होता है बेटा पीरियड। क्या होता है? पीरियड, जो कि होते हैं 7। ग्रुप कितने होते हैं? 18 और पीरियड कितने होते हैं? 7। अब हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम इन S ब्लॉक? ये S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, ये F ब्लॉक है। आपको पता होगा ये S ब्लॉक होता है, ये P ब्लॉक होता है, ये D ब्लॉक होता है, ये F ब्लॉक होता है। हमारा क्वेश्चन है कि टोटल पीरियोडिक टेबल के S ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं? ऑप्शन नंबर 1 13, 2 है
14, 3 है 16 और 4 है 12। तेज बोलो। अश्विनी 12, 14, 13, 12। हाँ कैसे देखते हैं, और गिनते, टेबल तो हमारे सामने है, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आंसर क्या जाएगा? क्या होगा आंसर? गलत। पूछो क्यों? क्योंकि जो हीलियम है, ये भी एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। हीलियम भी एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, बट इसका जो बिहेवियर है वो इनर्ट गैस जैसे होता है। इसीलिए जो इसकी सखी सहेलियां कहाँ रहती हैं? कहाँ? पी ब्लॉक में। तो वो वहाँ चला जाता है सिर्फ रहने के लिए। समझ गए? थोड़ी सी अच्छा है, कितना? सिर्फ थोड़ी सी। तो आंसर क्या जाएगा? 40। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट? सेकेंड पीरियड एलिमेंट में कितने टोटल एटम? तुम भी यहीं आ जाओ, बैठ जाओ। सेकेंड पीरियड में टोटल कितने एटम हैं? जल्दी। कितने हैं? पक्का? ये बोल रहे हैं 8, तुम बोलो। कैसे पता चला? 2 6 कितने हो गए? 8। क्लियर हुआ? चलिए, यदि हम बोलेंगे फोर्थ पीरियड में, वहाँ एक ही है ना, फोर्थ पीरियड में कितने हो जाएंगे? 18। 10 2 12 और 6 18। तो इस तरह से यदि इजी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों से हो जाना चाहिए। और भरोसा मानो एक आध क्वेश्चन इस तरह से फंस जाता है। समझ गए? तो ये हमारा कौन सा हो गया? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। क्लियर हुआ? अब अपने को ना इनके नंबर याद रखने हैं। क्या नाम याद रखने हैं? नंबर। तो पहले देखो, सिंबल हमारा ये था कि हमारा जो ये वाला है, हालिना करे रब से फरियाद। तो फर्स्ट ए सबको याद है, हम इसको बोलेंगे फर्स्ट ए। इसका क्या हो जाएगा? हालिना करे रब से, बोलो हालिना करे रब से फरियाद, बोलो एक बार। सेकेंड ए, दूसरा वाला सेकेंड ए है, ये है बेटा मांगे कार शराबी बाप राजी, बोलो। याद रह जाएगा? ठीक है। तो फर्स्ट ए हमारा हो गया हलीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे डैश डैश। फिर ये हमारा थर्ड ए है, थर्ड ए हो जाएगा बाबा अली गए इंडिया थैला। क्या हो जाएगा? बोलो। कहा सिया जी सुनो प्रभु। कभी सीता माता अपने पति देव को क्या बोलती हैं? ऐसा बोलती क्या अल्लाह के पापा कहाँ हो? नहीं ना, नाम लेके बुलाती। कैसा बोलती हैं? अजी कहाँ हो? हाँ, कैसे बोलती हैं? चांद से गिरे थे। हाँ ठीक है। क्या था ये? कहा सिया जी सुनो प्रभु। ये नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी। ऐश्वर्या जानती हो ना, अभिषेक का बहन। हाँ, कौन है? भाई है। हम बोले बहन तो बोल रही भाई। ये ओ सलमा सेट्टी तुझे पुकारे। इनको डायरेक्ट याद रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आस्टरडीन। आलू बैगन फैगन मैं भी बना सकता था लेकिन ज़रूरत नहीं है।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आस्टाडीन, याद रह जाएगा। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। क्लियर हुआ? तो ये हो गया। ये तो सबको याद है, नहीं भी बताता तो भी तुम लोगों को पहले से पता था। अपने को सीखना यहाँ पे क्या है, ये देखो। अपने को मेन यहाँ पे ये सीखना है कि आपको इसके नंबर कैसे याद होंगे। मेन यहाँ पे ये सीखना है कि आपको इसके नंबर कैसे याद होंगे, ये बताइए। आइए हम सीखते हैं इसके नंबर कैसे याद करना है। तो इसके नंबर याद करने के लिए हम सीखेंगे कुछ जादुई संख्या। क्या सीखेंगे? जादुई संख्या, यानी कि मैजिक नंबर। सीखना मैजिक नंबर अच्छे से। मतलब तुम ये मानो मैजिक नंबर सीख लोगे ना, तुमको 30 सेकंड के अंदर पूरे के पूरे टेबल का नंबर याद हो जाएंगे। सिर्फ 30 सेकंड लगेगा, पूरे टेबल का नंबर याद हो जाएंगे। लेकिन जब मैं जादू करूँगा तुम लोगों को 2 सेकंड आंखें बंद करना पड़ेगा, तभी इधर से मंत्र बोलूँगा। नहीं तो खोले रहोगे तो मंत्र से आँख में घुस जाएगा। घुसना दिमाग में चाहिए, इसलिए हैं। अच्छा तुम्हारे तो घुस चुका है। क्या है बताओ? मैजिक नंबर है 2, 8, यदि आप नीचे आओगे तो आपको मैजिक नंबर प्लस करना पड़ेगा, आप इधर जाओगे तो आपको +1 करना पड़ेगा। तो आ जाओ। हाइड्रोजन के कितना होता है? 1 करो, 2 प्लस करो तो 3, 8 प्लस करे तो फिर 8 प्लस करे, फिर 18 प्लस करे, हो गया नंबर भी याद। क्लियर? अब आओ एक चीज़ और देखते हैं। सब यहीं पढ़ा दूंगा पीरियोडिक टेबल के जितनी चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे, इसमें एक सबसे स्पेशल और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, होता है, आपको पता होगा, साइज। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइज पे डिपेंड है। तो जब भी आप पीरियोडिक टेबल में नीचे आओगे, जब भी आप पीरियोडिक टेबल में कहाँ आओगे, जब भी आप पीरियोडिक टेबल में नीचे आओगे तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। याद रखिएगा, जब भी आप टेबल में नीचे आओगे तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। और जब भी आप टेबल में इधर जाओगे तो साइज क्या होगा? कम होगा। जब भी आप टेबल में इधर जाओगे तो साइज क्या होगा? कम होगा। लेकिन हमेशा एग्जाम में साइज के लिए ये वाला क्वेश्चन आता है, हमेशा साइज के लिए वाला क्वेश्चन आता है। इसका आंसर क्या जाता है? देखिए, जैसे हम इधर साइड जाते हैं तो इसके साइज में बहुत सारा डिफरेंस आता है। मैं क्या बोला? इधर साइड जाने में साइज क्या होता है? कम होता है। मतलब स्कैंडियम ज़्यादा बड़ा, टाइटेनियम उससे, वेनेडियम उससे, क्रोमियम ये यहाँ तक। लेकिन FeCO, Ni ये तीनों इक्वल साइज के होते हैं। फेकोनी इक्वल साइज के होते हैं। इधर जाओ तो ये बड़ा और इधर ये, इसीलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बहुत बार एग्जाम में आता है, जो कॉपर है जिंक से छोटा होता है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग कॉपर को बड़ा होना चाहिए। रूल के अकॉर्डिंग कॉपर को बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या? टेबल का कहानी। और जो क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ये हो गया क्वेश्चन की कहानी। साइज में यदि हम बात करें तो जिसका साइज छोटा होगा, सुनना मेरी बात, जिसका साइज छोटा होगा वो एटम ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा मजबूत होगा। क्या बोला मैंने? ज़्यादा मजबूत होगा। समझ गए? ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें और मिलेंगी। क्या मिलेगा? मेटल मिल सकता है, नॉन मेटल मिल सकता है, मेटलॉइड मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी 2 चीज़ समझेंगे। ठीक है? सबसे पहले देखो यहाँ पे इस तरह का जो बॉक्स है, ये है एल्केलाइन मेटल। क्या है? ये वाले। समझ गए? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में कितने एल्केलाइन मेटल है? तो 6। फिर ये वाला होता है एल्केलाइन अर्थ मेटल, ये वाले होते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, ये हो गया। फिर ट्रांजिशनल मेटल, तो इस तरह वाले सारे के सारे ट्रांजिशनल मेटल होते हैं। कहाँ गया? ये होते हैं ट्रांजिशनल मेटल। फिर कुछ अदर इंपॉर्टेंट मेटल होते हैं, जो कि ये वाले हो गए, पी ब्लॉक वाले हो गए। फिर होता है नॉन मेटल, इस तरह के होते थे, ये सारे के सारे हो गए क्या? नॉन मेटल। फिर इसके बाद ये होते हैं हैलोजन,
और नोबल गैस वाइट कलर वाले हो गए, रेयर अर्थ मेटल आपको नीचे मिलेंगे, और लास्ट में हो गया एक्टिनाइट सीरीज। तो आपको यहाँ पे ये भी पहचानने में आना चाहिए। और यहाँ पे आपको देखो मेटल और नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों मिल रहे हैं ये पी ब्लॉक में। क्लियर हुआ? तो ये हो गया SPDF ब्लॉक। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ हम समझेंगे कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं कैसे कंपाउंड बनाते हैं। ये एलिमेंट कैसे कंपाउंड बनाते हैं अपने को ये सीखना है। क्या कैसे बनाते हैं कंपाउंड? तो सुनो एक चीज़, सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ और कि एलिमेंट जो है वो रिएक्शन कैसे करते हैं। मान लीजिए कहीं पे मैंने लिख दिया NaCl, कहीं पे लिख दिया MgCl2। ये और ये दोनों मेटल हैं, लेकिन एक के साथ एक ही क्लोरीन लिए, एक के साथ दो ले लिए। एक और हमने मेटल ले लिया AlCl3, इसके साथ 3 क्लोरीन ले लिए। तो इसका क्या लॉजिक है हम वो सीखेंगे। हेलो, समझ गए? इसका क्या लॉजिक हम वो सीखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे पहले। क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा टफ है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जिनको पहले से आता है अच्छा है, नहीं आता तो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना है। क्लियर? और ये कल 11th वाली क्लास में बैठी थी, नहीं बैठी थी? इनको बैठाया करो, है ना? अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कभी सुना है इसके बारे में? नाम सुना है पहले? क्या होता है? क्या? SPDF के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ठीक है, चलो अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो सुनो ना, जो अपना पीरियोडिक टेबल है, पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में SPDF 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। ये इनका शॉर्ट नेम होता है। तो इन जैसे जैसे मान लो S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे तुम्हारा क्या नाम है? संजना चौहान। हाँ, संजना सिंह। तो तुमको बोल सकते हैं SS या SSG। ऐसा तुम्हारे तो 4 नाम है, कोई ऐसा 2 नाम वाले? इसके नाम का मतलब पता है? हाँ, अंजनी AR हो गया शॉर्ट में AR। तो ऐसे ये हमारा भी शॉर्ट नेम है। अब जैसे मैंने बोल दिया हमारे क्लास में एक AR बैठी है, तो किसके पास जाओगे? अब पता है अंजलि रघुवंशी है तो उसके पास चले जाओगे, नहीं तो कैसे जाओगे? तो इसके लिए SPDF का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या है? नहीं पता? कोई बात नहीं। S मतलब होता है शार्ट, P D F क्लियर हुआ? चलो अब यदि हम बात करें एटम का, तो सुनना, अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते कैसे हैं वो हम फील कराने का ट्राई करते हैं। अरे ये पी लो, तुम भी हमको पिला दो, नहीं पीना। अब अपन देखेंगे कि मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा काम करते हैं, वो सारी चीज़ें अपन कहाँ देखेंगे? घर के अंदर, मतलब एटम के अंदर कौन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं। हेलो, 3 भाई हैं, कौन कौन?
तुम लोग तो मेरे से भी ज़्यादा थके हुए लग रहे हो यार। अभी वो मस्ती करने का टाइम नहीं ना, इसलिए सीधे एकदम फ्लो में पढ़ाए जा रहे हैं। बोलो कौन कौन रहते हैं? 3। अपन बात करते हैं कि सेंटर में बीच में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जिसका जितना नंबर है उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन हैं। जिसका जितना नंबर है उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन हैं। उस टेबल पे यदि आप देखो तो यदि हम ले लेते हैं Fe, तो Fe का नंबर 26, इसका मतलब इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन है। हेलो, शिशिर करना। जिसका जितना नंबर है उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन हैं, और उतने ही प्रोटॉन है, उतने ही न्यूट्रॉन है यदि न्यूट्रल है तो। समझ गए? अब आगे मजा आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये एटम है, इसके सेंटर में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाहर ये कॉलोनी है। समझने का प्रयास करना। इसके बाहर एक कॉलोनी है, इसके बाहर एक और कॉलोनी है, उसके बाहर एक और कॉलोनी है, इसके बाहर एक और कॉलोनी है। मान लो कि ये एटम पूरा भोपाल है और पूरे भोपाल में 4 कॉलोनी है। चारों कॉलोनियों का हम नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? हमने बोल दिया K, L, M, N। संतुष्टि के लिए n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। इन कॉलोनी का नाम होता है सेल। क्या नाम होता है? सेल। कोई डाउट? ये ऑफिस है, 4 कॉलोनी है, चारों कॉलोनी का नाम K, L, M, N है, और इनको n = 1, 2 मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कॉलोनी नेक्स्ट आएगी तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और इस कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं? सेल। हेलो, नहीं समझ में आया? पहले कॉलोनी में एक ही मकान है जिसका नाम है S, और उसमें सिर्फ 2 ही लोग रह सकते हैं। पहले कॉलोनी में एक ही मकान है, इस मकान का नाम है क्या? S, और सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं। तुम उसके मन ही मन में मेरी कुछ बुराई कर रही हो ना? सच बताना, श्राप दे दूंगा। ये पेपर आने वाला है। क्या कर रही थी? कुछ बोल रही थी ना कि सर का चाय पीने का मन है। क्या बोल रही थी? ओह माय गॉड, आ जाओ और अच्छा पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये हो गया। और बोलो ये हो गया। देखो S। अब देखो n = सेकेंड, मतलब सेकेंड नंबर में 2 मकान है। कितने मकान? नहीं देखी, यहाँ गेट रहता है अंदर जाने के लिए। मकान तो 2 है तो माँ ना बोलेंगे। एक होता तो मकान, 2 है तो मकान, और बड़ा होगा तो मकान। अरे यार, तो इसमें 2 मकान है, 1, 2। इस वाले एक मकान में तो ऐसा है, एक ही कमरा है। दूसरे मकान में 3 कमरे हैं, और ये है P। समझ गए? तो टोटल 2 मकान है। एक है, एक वाले में, S वाले में एक ही कमरा है, और दूसरे वाले में कितने? 3 कमरे हैं, और हर कमरे की कैपेसिटी सिर्फ 2 लोगों की है। ये हो गया 8। तीसरे मतलब कॉलोनी की बात करें तो तीसरे कॉलोनी में 3 मकान हैं। एक S है, एक P है, एक D है। तीसरे कॉलोनी में सिर्फ 3 मकान है, और ये एक S है, एक P है, एक D है। इसमें 2 लोग, इसमें 6 लोग, एक, 2, 3, 4, 5। तो इसमें 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। तो तीसरे कॉलोनी में 3 मकान हैं,
पहले वाले में 1 रूम, दूसरे में 3 रूम, तीसरे में 5 रूम, तो टोटल कितने हो गए? 18। अब और चौथे कॉलोनी की बात करते हैं। चौथे कॉलोनी में 4 मकान हैं, ठीक है। एस पी डी एफ, इसमें कितने? 1 मकान, पी में 1 रूम, पी में 3 रूम, डी में 5 रूम, इसमें एफ में 7 रूम। तो 2 लोग 8, 10 और 14 कितने हो गए? हाँ, ये 18 और 14 32, तो 32। आप लोगों ने पहले ये सुना होगा ज़रूर, 2, 8, 18, 32। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। समझ गए? मतलब कि S के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P के पास 6 इलेक्ट्रॉन, D के पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। मिनिमम तो कितने भी कर दो, लेकिन मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हेलो, कभी नहीं कर सकते और कभी नहीं कर सकते। करे तो गलत हो जाएगा। सोचो कि तुम्हारा रजिस्टर है, तुम्हारी पेन है, चलो पी के एक और बना दे, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? रीजन पूछो मेरे से। एक्सेप्शन। आओ अब देखेंगे, सुनो ना मेरी बात। पहले का सिर्फ S था, पहले कॉलोनी में सिर्फ S था, दूसरे कॉलोनी में S भी था और P भी था, तीसरे कॉलोनी में S भी था, P भी था, D भी था, चौथे कॉलोनी में S भी था, P भी था, D भी था और F भी था, पांचवें कॉलोनी में भी सेम। ये कॉलोनी वाली कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आई कि नहीं? पक्का ना? ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा, मतलब कि ऐसा। क्लियर? चलो अब अपन ऐसा करते हैं, लाइनें तो समझ में आ रही होंगी, कौन सी पहली, दूसरी, तीसरी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे समझ में आ रहा है। चलो पहले वाले, अब देखो एस में मैक्सिमम 2, 2, 2, 2, 2, 6, 6, 6, 6, 10, 10, 10। ये तो आपको पता है, इतना तो एक्सपर्ट हो आप लोग। चलो अब ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस, ठीक है। चलिए पहली लाइन में कौन लिखा है बताइए पहले? 1s 2। फिर दूसरी लाइन में कौन लिखा है? 2s 2। तीसरी लाइन में 2p6। फिर 3s, फिर 4s2 के बाद ये स्टार्ट करोगे ना, 3d 10, फिर 4f14, 5d 10, 5f14। यदि इस तरीके से लिखोगे तो कभी नहीं भूलेगा। अब इसको मैंने क्यों लिखा और समझते हैं। सर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बट वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आ रहा है। 2, 8, 18 पढ़ा लूँ पहले, आ जाएगा। आओ तो देखो, जैसे यदि हम बात करें कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, आप लोगों के सामने लूँगा एग्जाम्पल और टफ लूँगा एग्जाम्पल। मैंने ले लिया मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर जैसे कि मान लो 14 होता है। कितना होता है? 12 नंबर, पक्का?
चलो इसका एटॉमिक नंबर मान लो 12 है। अपने को यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरना है, जैसे 12 हो जाए रोक देना है। भरो। कितने हो गए? 10 2p हो गए 12। पक्का? आओ भरो। स्क्वायर क्यों बोल रही हो? कितने हो गए? 18 हो गए। 3s2 फिर कहाँ गया? 4s2 19 20। अब देखो 3d यहाँ पे 10 है, लेकिन हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे नहीं। कितने बचे? 6। तो यहाँ 6 लिख दो। ऐसा में कभी कभी क्या होता है, एक ख्याल आता है। कहाँ? दिल में। 2 10 18 36 54 86 डैश डैश। कितना? ये इधर देखो, इसका ऑर्गन का 18 है। कितना है? मैं चाहूं तो इसको ना लिख के डायरेक्ट Fe26 मैंने लिख दिया ऑर्गन और 4s2 3d6। ये भी सही है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, इन सब के जगह पे किसको लिख दिया? ऑर्गन। मतलब इसका मतलब ही हो गया कि 18 इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आया? नहीं आया? इसका मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन। कितना है? इस अकेले के पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं ये पूरा ना लिख के सिर्फ इसको लिख दिया। अब आ गया? ठीक है, आओ। चलिए, जैसे मान लो मैंने ले लिया कॉपर 29। करके बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर 29 का फटाफट। पूरा पूरा 8 बजे तक सपना देखा हूँ। हाँ, और पहले भी हो सकता है, लेकिन टाइम फिक्स नहीं, लेकिन देखा हूँ ज़रूर। इसलिए मैंने सुबह तक मैसेज नहीं किया था क्या पढ़ाऊँगा। ये था कि इनऑर्गेनिक 2 दिन में ख़त्म। अब क्वेश्चन सॉल्व होंगे PYQ की गारंटी। ए धक्का मत मानना, भले बाईजूस का है तुम्हारा बैग। किस किसने ऐसा लिखा? और किस किसने ऐसा लिखा? लास्ट में किसका ऐसा है, किसका ऐसा है? किस किस का फर्स्ट वाला है? किस किस का सेकंड वाला है? तुम्हारा फिर गलत है। तुमको कैसे पता फर्स्ट वाला ऐसा होगा? पता था? चलो देखो, यदि जिसका किसी का भी ऐसा आया है तो हमेशा क्या होता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है स्टेबल होने के लिए। ठीक है, यदि हम बात करें क्रोमियम, इसका भी बनाओ। क्रोमियम की बात करें तो इसका भी आता है 4s1 और 3d5। ये होता है क्रोमियम का। ये दोनों एक्सेप्शन केस होते हैं। एक्चुअल में एक्सेप्शन नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये स्टेबल, ये पहले ऐसे रहता है क्रोमियम का। लास्ट में देखो क्रोमियम मैं बताता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 हो गया 24। अब इसमें क्या होता है, ये अपना अनस्टेबल रहता है, तो डी ब्लॉक जो है स्टेबल होने के लिए इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये हो जाता है 4s1 3d5। ये दोनों एक्सेप्शन केस होते हैं। आगे कहानी समझ में? अब सुनो, अब यहाँ पे आपको जैसे मैंने ले लिया नाइट्रोजन, इसका निकालना है आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन।
नाइट्रोजन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आइए, क्या बोला हूँ, आउटर सेल, कंफ्यूज मत होना, क्या बोला हूँ, आउटर सेल। SPDF जो है वो सब सेल है, जो 1 2 3 4 5 है वो सेल है। क्या बोल रहा हूँ, कहाँ तक तुम 8 9 तक पहुँच गई? 1 2 3 4 5 6। चलो तो ये से 1s2 2s2 2p 2p3। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। हाँ, 1 3 5 पक्का, ठीक है। देखते हैं, ये सेल है, मैंने पहले बोला था नंबर सेल होता है, मैं बता रहा था ना कि SPDF सब सेल है। तो यदि पूछा जाए आउटर सब सेल में तो 3 जाएगा, आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में? 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में है, मतलब नाइट्रोजन किन्हीं 5 लोगों से जुड़ सकता है, लेकिन नहीं जुड़ता। अभी देखेंगे क्यों नहीं जुड़ता। नाइट्रोजन के नीचे आता फॉस्फोरस 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। कितने हो गए टोटल? 15 हो गए, गिनो, हो गए। अब शिवानी, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। इसके पहले वाला नहीं है कि यहाँ नहीं आया? स्टार्टिंग से नहीं आ रहा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, किसी नहीं आ रहा, आपने स्टेबल किया। ये कहानी आई कि नहीं? ये कहानी आई, ये कहानी आ गई। कॉपर और जिंक वाला नहीं आया था ना? छोड़ दो, वो मान लो तुम्हारी दुनिया में है ही नहीं, अभी छोड़ दो। जितना आ रहा उतना छोड़ दिया तो उसको, ठीक है। अब आ जाओ, अब नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p3। भरना आ गया कि नहीं? आ गया। एक भर के बताओ, बोलो। सब तो आता है, इतना कठिन एग्जाम्पल कर लिया, बोल रही है आ नहीं रहा। ये भारत देश का सबसे टफ एग्जाम्पल है। ऐसी गैस का नाम बताओ जो इसको हम लाइफ गैस बोलते हैं। इसके बिना तो जिंदगी अधूरी है ना? आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 हुए ना? 4। हाँ, तुम नीचे वाला जोड़ रही थी, नीचे वाला सेल है। नहीं, नीचे वाला सेल है, ये नंबर, ये इलेक्ट्रॉन के नंबर है, ये समझ गए? तो कितने हो गए? 6, मतलब ऑक्सीजन में 6 चंद्रबिंदी, मतलब ये 6 लोगों से जुड़ सकता है, लेकिन जुड़ेगा नहीं। अभी देखते हैं, ये फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3s2 3p3। आउटर सेल में देखो, ये 1 वाली सेल हो गई, ये 2 वाली सेल हो गई, ये 3 वाली सेल हो गई। तो 3 वाले सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? बोलो। 3 और 2 5 हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आओ। यदि हम बात करें फास्फोरस में तो 1 2 3 4 5, ये होता है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना। यदि 1 इलेक्ट्रॉन है तो आप बोलोगे फ्री रेडिकल। यदि शादीशुदा है, जोड़े में है, तो बोलोगे लॉन पेयर। ये भी कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। अकेला है तो, जोड़े में है तो, समझ गए? पक्का समझ गए?
समझ गए? ठीक है, अब आओ। इन सब के आउटर सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। इन सब के आउटर सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। ख़त्म कहानी। बस इतना याद रख लो, यहीं से रिएक्शन सिखा दूंगा। हेलो, इन सब के आउटर सेल में कोई दिक्कत? हेलो, अब किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। कितने चाहिए? समझना, यदि हम किसी को कुछ देते हैं तो हम पॉजिटिव हुए कि ऋणी हुए कि धनी हुए? पक्का? सुनो, अब इसके पास, इन सब के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 करना है, तो बेटर सिचुएशन क्या है? किसी से 7 लेगा कि 1 देगा? बोलो, 7 इसको थोड़ी कोई देगा, 1 ये देगा सामने वाले को, तो मतलब इसका 1 दिया तो +1 चार्ज हो गया। अरे यार, इसके पास 2 हैं, 8 करने के लिए क्या करेगा? 2 देगा। समझ रहे हो? तो हो जाएगा +2। 3 है तो क्या करेगा? ये 4 है तो ले भी सकता है और दे भी सकता है, तो इसका +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। अब 5 है, कितने? 7 हुए, तो ये हो जाएगा -3, -2, -1, 0। एक एक शब्द बहुत ज़्यादा गहराइयों तक जाएंगे। समझ गए? इजी नहीं है ये सारे, हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल का, और एक कहानी यहाँ पे समझ में आ गई कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कौन कितने इलेक्ट्रॉन लिया, कौन कितने इलेक्ट्रॉन दिया। क्लियर हुआ कि नहीं? अब आइए, सेकेंड कॉलोनी में S और P सिर्फ 2 ही था। चुप्पे से बोल रहा हूँ, कोई सुन ना ले जिससे। बोलो, पक्का ना? अब बहुत मजा आने वाला, देखना। ये सेकेंड पीरियड का है। हेलो, ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है। एक क्वेश्चन आता है कि जो नाइट्रोजन होता है, सुनो ना, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, इनका ग्रुप भी सेम है लेकिन पीरियड अलग अलग है। ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है। ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि जो नाइट्रोजन है इसके भी आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, जो फॉस्फोरस है इसके भी आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन नाइट्रोजन NH3 बनाता है, NH5 नहीं बनाता, बट फॉस्फोरस PH3 और PH5 दोनों बनाता है। ऐसा क्यों? गलत, सच्चाई से कोई वास्ता नहीं, इनका इतना ज़्यादा साइज में डिफरेंस नहीं होता। मैं समझ गया, उनने ऐसा कर दिया ना, उसका फेस देखो D टाइप का है, उल्टा D, पीछे एक डंडी, ऐसा पूरा D है कि नहीं? देखो,
आओ तो अपन देखते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं तब समझ में आएगा। अच्छा, इसके पास S और P, इसके पास S P D तीनों, S B P B D भी, समझ रहे हो? तुमको पता है इसका आंसर? आओ, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, मतलब कि ये दोनों तो फुल फिल है तो किसी से जुड़ेगा नहीं। P के पास कुछ ऐसा, इसने इजिली 3 हाइड्रोजन से जुड़ गया, तो एक ये हाइड्रोजन का हो जाएगा एक एक। ठीक है, अब क्या होगा, इसके पास अब जुड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन यदि हम फॉस्फोरस ले लेते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, फास्फोरस के भी 3, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन आसानी से जुड़ गए, 3 हाइड्रोजन आसानी से जुड़ गए। ठीक है, अब फास्फोरस के बाद यहाँ पे 3D भी है, भले 0 है। फास्फोरस के बाद क्या है, D भी है, भले 0 है। तो यहाँ हमने ले लिया D, क्या ले लिया, D 0, क्या है, D 0 है, समझ गए? तो अब क्या होगा, फास्फोरस का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये जंप करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, यहाँ पे ये भी जंप किया था लेकिन इसको जंप करके यहाँ रहने के लिए जगह नहीं थी, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका जंप करेगा, मतलब 3s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इसने जंप किया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, 1 यहाँ बचा। जब जंप कर गया तो यहाँ पे फिर 2 हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगे। मतलब कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल था, d ऑर्बिटल अब्सेंट था, और जब d ऑर्बिटल अब्सेंट है तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद के जाएगा, तो नाइट्रोजन में कूदने के लिए जगह ही नहीं थी तो नहीं गया। लेकिन जब नीचे वाले पीरियड में आएगा और जगह मिल गई तो आराम से कूद जाएगा और बॉन्ड बना लेगा। इसलिए नाइट्रोजन हमारा pH5 बनाएगा और फास्फोरस pH5 बनाएगा, लेकिन नाइट्रोजन pH5 नहीं बनाएगा। इसका रीज़न जाएगा वैकेंट d ऑर्बिटल, और ये नीट में बहुत बार पूछा गया है। नाइट्रोजन जो है NH5 क्यों नहीं बनाता, क्योंकि उसके पास लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को जंप करके जाने के लिए जगह नहीं है। क्यों जगह नहीं है, क्योंकि उसके पास D नहीं है। अब तो आया, थोड़ा थोड़ा चमका, पक्का ना? ठीक है, चमकाते रहो। अब देखेंगे यहाँ पे एलिमेंट से कंपाउंड कैसे बनेगा, किससे? हमेशा कंपाउंड बनना तभी पॉसिबल होता है जब टोटल चार्ज 0 हो। क्या हो? जब टोटल चार्ज 0 हो तभी कंपाउंड बनता है। समझने वाली यहाँ रिएक्शन स्टार्ट होती थोड़ी सी। जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया मैग्नीशियम का चार्ज +2, दिखाऊं क्या? बताया था ना सेकंड में आता, सेकंड का +2 था, मैग्नीशियम का +2, हमने एक क्लोरीन जोड़ा तो क्लोरीन तो माइनस का है, तो ये बनेगा MgCl, लेकिन +2 था, -1 था, तो अभी भी इसके पास प्लस का 1 बचा है। इसलिए एक और क्लोरीन ले लो इंटू 2, तो माइनस का भी 2 हो गए, और ये पूरा टोटल क्या हो गया? 0। जैसे अच्छे से और समझो, सुनो, Na के पास प्लस चार्ज है, Cl के पास माइनस चार्ज है, प्लस और माइनस दोनों मिलकर बना दिया NaCl, टोटल चार्ज हो गया 0। Mg के पास +2 है, Cl के पास 1 माइनस है, तो जब ये MgCl बनाएगा तो इन दोनों के पास में Mg के पास +1 बच जाएगा। Mg के पास +1 बचेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये खराब बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, एक क्लोरीन और ले लिए, तो हमने एक क्लोरीन और ले लिया तो ये हो गया MgCl2, ये भी माइनस का ले लिया, तो अब टोटल 0 हो गया। क्लियर? एक और एग्जांपल, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन,
एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है? प्लस का 3, ऑक्सीजन का माइनस का, किसको कितने लेके टोटल 0 हो जाए? हाँ, तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 4, तो उधर तो प्लस के 3 ही है ना, तो माइनस का ज़्यादा हो गया ना। क्या? एक क्लोरीन ले ले, तुम तो इसके जैसी बातें कर रही हो। ले लो, फ्री है, जो इतना लेना हो लो, खाओ, मजे करो। मुंह तो खोलो प्यारे, हैं? वेरी गुड, ऐसे ऐसे महारथी लोग हमारे क्लास में बैठे हैं। अरे सच बोला है। यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 3 कर दो, तो 2 कर दोगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, 3 कर दोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो हो गया ना टोटल 0, तो हो जाएगा Al2। लगा नहीं पा रहे थे ना, लगाना चाहिए था, लेकिन इतना तो लगाना पड़ेगा। हेलो, समझ गए? ठीक है। मान लो NaOH है, क्या है? NaOH है, और एक है Al, Na और OH है, एक है Al और OH। चलो इनको कैसे करोगे? OH का चार्ज इसका +1, इसका माइनस, माइनस +3, तो ये तो मैं बता देता हूँ, ये बनेगा NaOH, ये क्या बनेगा? इसका प्लस का 3 है, OH माइनस का 1 है, तो कितने लोगे OH? सिंपल सिंपल कंपाउंड कैसे बनते हैं समझ में आ गया? कंपाउंड कैसे बनते हैं समझ में आ गया? एलिमेंट से चार्ज कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, साइज क्या होता है, सारी चीज़ समझ में आ गई ना? सारी चीज़ आ गई, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और देखूंगा, एक देखेंगे En और Ea। क्या होता है En, क्या होता है Ea? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और Ea होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और देख लो, एक काम करो, अभी इसको मत देखो, अभी IP देखो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दोनों चीज़ समझते हैं। पहले हम समझेंगे IP, पहले हम समझेंगे IP, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, कोई तो बता दो, बोलो। मैं क्या बकरी जैसी? मतलब यदि कोई गैसियस एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए कि कोई मेटल है Mg, ये अभी सॉलिड फॉर्म में है। हेलो, मैग्नीशियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? नंदू, 2 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, देखो हमारी क्लास को हल्के मत लेना, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। थोड़ा हाथ ऐसे करो दोनों, हाँ, मैं देख रहा था इसके हाथ में इंद्रधनुष है कि नहीं, ये कैसे फटाफट आंसर बता दे। हाँ, फिर से करो, दिखा है तो। आओ, ये मैग्नीशियम है, अभी मैग्नीशियम किस फॉर्म में है? सॉलिड। किस फॉर्म में है? हम इसको देते हैं सॉलिडेशन एनर्जी, और मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, समझ गए? फिर हम इसको एनर्जी, एक और एनर्जी देते हैं जिसको हम बोलते हैं IP1, और मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाएगा Mg+ में, ये भी गैस है। फिर हम इसको एनर्जी देते हैं IP2, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Mg+2 में। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी गैसियस एलिमेंट से, हेलो,
किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। किसी भी गैसियस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो कहलाती है आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जिंदगी में मत भूलना, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी। समझ में आया? किसी भी, जैसे मान लो कि मैं क्या हूँ, सॉलिड, तो पहले मेरे को मुक्का मारे, मैं बन गया गैस। अब जब गैस बन गया तो ऐसे टच कर दोगे, आराम से निकलते जाएंगे इलेक्ट्रॉन। हेलो, क्या बोला मैंने? गैसियस मेंटल से तुम आधे शब्द खा क्यों जाती हो? फिर से बोलो। गुड, समझ गए? किसी भी गैसियस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो क्या होती है? आईपी। सुनो, बहुत मजा, अभी जितना सीखे उससे भी ज़्यादा मजा। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन निकला। यहाँ का चार्ज था 2s2, यहाँ का चार्ज था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। यहाँ का हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। यहाँ का हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s0। पहले हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमने उसको बोल दिया IP1, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला तो हो गया IP2, फिर यहाँ से निकाला तो हो गया IP। एग्जाम्पल भी सेम रहेगा, भरोसा ना हो तो समझ गए? क्वेश्चन ये रहेगा, यदि IP1 की वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, IP2 की वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी? बोलो। मेरी गलती नहीं है, तुम ही तो फ्रंट में बैठी हो, तो जो बैठता उसी से पूछता हूँ। मेरी गलती नहीं। क्या होगा IP3 की वैल्यू? हाँ, 15, पता नहीं, 20, 15, 30, 40, 50, 100, 90। नंदिनी, हाँ, तो ज़्यादा तो वही तो पूछ रहा हूँ, कितना ज़्यादा दे दूँ? ऑप्शन दे दूँ? जो मानो रख लो, और क्या? तीसरा देखते हैं। समझना, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन इस तरह के कंडीशन से बाहर निकलता है तो एनर्जी अचानक बूम से बढ़ती है। कैसे? ये देखो। समझ गए? तो देखो यहाँ पे जब, मतलब इसका मतलब है कि इनर्ट गैस जैसा है। कैसा है? इनर्ट गैस। तो जब भी इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालता है, देखो यहाँ से निकालना आसान था, आधा अधूरा है, आराम से दे देगा, लेकिन 2p6 फुल फिल है, दरवाज़ा कमरा सब बंद है, यहाँ से निकालना मुश्किल है।
और यहाँ से निकालना मुश्किल हो तो एनर्जी तो अचानक यहाँ पे बढ़ जाएगा ऐसे 40 या 50, मतलब जो भी वैल्यू दे ज़्यादा वाला 88 या 100 ऐसे भी हो सकती है, क्योंकि नॉर्मली एनर्जी 50 गुना बढ़ती है। तो 10 का 50 गुना 100 कितना, 10 का 50 गुना कितना है? हाँ मतलब ऐसे अचानक बढ़ती है 10 से 20 गुना ऐसे। तो ये 50 या 80 कुछ ऐसे हो सकता है, समझ गए? कब? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये आएगा। बेसिक सिखा दिया। अब जो सेकंड टर्म में पढ़ेंगे ना वो सब आने वाली चीज़ें पढ़ेंगे। अभी तो मैं तुम लोगों को तैयार कर रहा था पढ़ाने के लिए। नहीं समझ में आया? क्या हुआ? आगे पढ़ाते तो नहीं आता समझ में, इतना पढ़ाना जरूरी था। एक और देखेंगे ईएन। आईपी क्या होता है? किसी भी गैसियस एलिमेंट के आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई एनर्जी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पक्का याद हुआ कि नहीं? क्या बोला मैंने? किसी भी गैस, यदि कोई गैस नहीं है तो गैस बना दो। कैसे? कूट काट के। सॉलिडेशन एनर्जी। कोई गैस है तो दोगे सॉलिडेशन एनर्जी? नहीं, फिर डायरेक्ट निकलेगा। नहीं समझ में आया? आईपी आ गया। लिक्विड होगा तो उसको भी हाइड्रेशन एनर्जी देना पड़ेगा। सही क्वेश्चन है। लिक्विड होगा तो उसको हाइड्रेशन एनर्जी देके फिर गैस बनाएंगे। आ जाए आगे, आ जाए। आईपी समझ में आ गया? अब देखेंगे ईएन। एल्यूमिनियम में ऐसा नहीं होगा, एल्यूमिनियम फोर्थ में होगा। जहाँ इनर्ट गैस जैसे कॉन्फ़िगरेशन आएगा ना वहाँ होगा, नॉर्मली नहीं होगा। ऐसा नहीं है। नॉर्मली हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम है पहली बार में ही हो जाएगा, क्योंकि हाँ मतलब एक बार निकाल के जो पहला आएगा उसमें ही हो जाएगा। ऐसे मतलब जब भी इनर्ट गैस टाइप का कुछ मिलेगा ना गड़बड़ी वहीं होगी। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ईएन। किसकी? ईएन क्या होता है? तो सुनो, ये महा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि ईएन यदि तुम लोग चाहो तो इनऑर्गेनिक में नहीं लेकिन ऑर्गेनिक का ब्रह्मा है। ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक शब्द बिना ईएन के नहीं पढ़ सकते, एक शब्द, समझ जाना। तो ईएन को फील करना बहुत जरूरी है। क्या करना? आज श्रुति बोल ही रही थी सर बहुत दिन से फील नहीं आया। हम बोले किसी दिन बैठो आएगा। क्या नाम? श्रुति नाम है ना? हाँ सृष्टि। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब होता क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम वो देखते हैं। एग्जाम्पल लूँ कि डायरेक्ट सिखाऊं? एग्जाम्पल में अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, पहले कुछ लोगों से पूछ लेते हैं। जयराम जी। बोलो। तो सेम ही तो बोले सब। आओ, मतलब क्या होता है, जैसे मान लो, सुनो ना, ये नाइट्रोजन है, सॉरी ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है। ध्यान से समझना। कैसे? हाँ पता है बहुत नचू सी चीज़, ज़्यादा टफ नहीं है, नचू सी चीज़ है। लेकिन यदि इजी होती तो आ रहा होता इजी होती तो आ रहा होता। ये 11 का ही है, कोई 12 का तो है नहीं। आओ हम समझते हैं ईएन क्या होता है। तो कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, अभी हमने देखा। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, समझ गए? कार्बन 6, नाइट्रोजन 7। इधर जाएंगे तो साइज क्या होगा? छोटा। मतलब कि यदि हम साइज की बात करें तो साइज में नाइट्रोजन जो है कार्बन से छोटा है।
ऐसा। क्लियर? अब ये मैंने बोला था जो जितना छोटा है वो इतना खोटा है, जो जितना छोटा है वो उतना खोटा है। कोई पेन दो विद ढक्कन। ये पेन है, लगभग ये दोनों बराबर मजबूत हैं। ढक्कन और पेन, यदि इतना पार्ट तोड़ा जाए इसका तो जितना पावरफुल ये है उतना ही ये है। हेलो? लेकिन यदि हम ढक्कन को तोड़ें तो तोड़ने में थोड़ा मुश्किल होगी, लेकिन पेन आसानी से टूट जाएगी। बोलो तो दिखाएं। 1.5 रुपए की पेन बची है, ऊपर से मना कर रही हो। समझ गए ना? ये टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी? क्योंकि साइज बड़ा है। एक आप कील होती ना जो दीवार में लगाते छोटी सी बिरंची, तो यदि आप इतनी छोटी कील ले लो नहीं तोड़ पाओगे, लेकिन इतनी ही पतली जितनी मोटी कील थी इतनी मोटी एक बहुत बड़ी कील ले लो, आराम से फोल्ड हो जाएगी। हेलो? लंबी कील लोगे आराम से मुड़ जाएगी। वायर नहीं मुड़ जाती लोहे वाली आराम से, लेकिन छोटी सी लोगे तो नहीं मुड़ेगा। मतलब यदि कोई छोटा है तो बहुत ज़्यादा क्या है, ऐसे पकड़ के मत बैठो, इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा। हैं? आओ तो इधर देखो, ये मान लो कार्बन है, ये नाइट्रोजन है। समझना, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, तो हम सीख रहे हैं ईएन। अब देखो कार्बन और नाइट्रोजन में साइज नाइट्रोजन का कम है, मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा पावरफुल है, नाइट्रोजन ज़्यादा मजबूत है। समझ गए? तो अब ये जो देखो इसके 3 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, ये तीनों आपस में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो कैपेसिटी है, तो छोटा कौन है? छोटा कौन है? तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? तो नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींच लेगा, और ये कार्बन के पास एक कमी हो गई और नाइट्रोजन के पास एक अधिकता हो गया, ऐसा बन जाएगा। मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो कैपेसिटी होती है वो होता है ईएन। अकेले एक एलिमेंट में नहीं लगता। यदि हम किसी से कंपेयर करेंगे तभी हम सीखेंगे इसको। जब भी हम किसी को कंपेयर करेंगे तो बताएंगे कि इसका ईएन ज़्यादा है, इसका ईएन कम है। आ जाओ, जैसे मान लो मैंने एक और ले लिया, फ्लोरीन ले लिया और नाइट्रोजन ले लिया, फ्लोरीन ले लिया और नाइट्रोजन ले लिया। तो देखो यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन 6 7, नाइट्रोजन को होता है 7 और ऑक्सीजन फ्लोरीन 9। इधर जाएंगे तो साइज क्या होती है? डिक्रीज। इसका मतलब फ्लोरीन जो है वो क्या है? छोटा है, तो फ्लोरीन की ईएन नाइट्रोजन से ज़्यादा होगी। मतलब फ्लोरीन जो है नाइट्रोजन के कंपेयर में ज़्यादा पावरफुल होगा। ये होती है इसकी ईएन वैल्यू। ईएन वैल्यू क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ईएन। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल खत्म। एक और कॉन्सेप्ट बचा है थोड़ा सा, कभी कभी एग्जाम में आता है, मेटालिक प्रॉपर्टी। वो छोड़ दो, वो अभी तुम लोग खुद से पढ़ना। जहाँ जहाँ के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वही वही हम करवा रहे हैं, ठीक है। एक और आता है, तुम लोगों ने शायद सुना होगा, मेटालिक प्रॉपर्टी। व्हाट इज मेटल? मेटल क्या होता है? जो भी सॉलिड। पता है ना?
वो धातु होते हैं। ठीक है, मतलब कि मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होता है, इजिली डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर देते हैं वो होते हैं मेटल। समझ गए? मतलब मेटल का नेचर ही होता है, मेटल का नेचर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल। कोई दिक्कत? पक्का ना? ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए कि साइज वाले क्वेश्चंस, यदि मान लीजिए कि आपको मिल गया साइंस टीचर FE CO ZN, इसको साइज में अरेंज करना है, इसको साइज में अरेंज करना है। इसके 2-3 क्वेश्चन भी देख लेते हैं तो काम हो जाएगा। करिए अरेंज साइज में जल्दी से। कैसे अरेंज करेंगे साइज में? है ना, तिवारी सर को कॉल करो, करो साइज में अरेंज। कैसे किया? सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा SC, फिर और फिर CO इक्वल रहेगा, गुड। और फिर ZN बड़ा रहेगा। हेलो सर, बच्चे आ गए? हेलो, आ रहे हैं? हाँ, अरे वो कॉपर था, ये CO है, वो CU था। CO बड़ा ही रहेगा। हाँ, यदि यहाँ पे ऐसा दे देता मैं, यदि मैंने दे देता CU और ZN, तो ये ऐसा हो जाता, ये हो जाता आपका ZN और CU। तो वर्ड की कंपैरिजन में ZN समझ गए? चलो एक और। इस हेडिंग से एक टपकेगा, कौन सा टपकेगा देखते हैं, आओ। यदि हम बात करें साइज का, तो मैं डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं, टाइम पास नहीं करवाता। सबसे ज़्यादा बड़ा होता है नेगेटिव, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव। सुनो तो मेरी बात, ध्यान से सुनना, एकदम गड़बड़ी मत करना बिल्कुल भी। सबसे बड़ा होता है नेगेटिव, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव। मतलब कुछ ऐसा, यदि आपको मिल गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस 3, मैग्नीशियम प्लस 2, मान लो धोखे से मैग्नीशियम माइनस, तो इनमें सबसे बड़ा कौन होगा, नेगेटिव वाला। तो सबसे बड़ा होगा, यदि हम साइज की बात करें, यदि हम साइज की बात करें तो सबसे बड़ा होगा क्या, Mg माइनस, फिर Mg, फिर प्लस के 3 हैं, तो प्लस में जो सबसे छोटा वाला होगा सबसे बड़ा होगा। तो इसके बाद होगा Mg प्लस 2, Mg प्लस 3। ऐसा समझ में कि नहीं आ गया ना? ठीक है। अब आपके एग्जाम में कौन सा आएगा, तो आपके एग्जाम में ये वाला एग्जाम्पल आएगा, O2 माइनस 2, O2 माइनस 3, सॉरी O2 प्लस, ये आएगा आपके एग्जाम में। यदि ये भूल गया आने के लिए तो Al प्लस 2, Al प्लस 3, ये आएगा। ये दोनों में से पक्का आएगा, शर्त ले लेना। ठीक है, चलो। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव, न्यूट्रल, और ये हो गया साइज वाला सीक्वेंस। अब हम